जंतु और पादपों में परिवहन की अनुपस्थिति में शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी और जंतुओं की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी। अतः पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है क्योंकि पादप और जंतुओं के शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। शरीर के सभी भागों तक जल, ऑक्सीजन और भोजन पहुंचना आवश्यक है और वहां उत्पन्न हुए अपशिष्ट पदार्थ को दूर करने की भी जरूरत है। इसीलिए परिसंचरण बहुत लाभकारी है। हृदय में रक्त परिसंचरण। हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त धमनियां धमनिकाओं से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तथा उसमें ऑक्सीजन, आहार, पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ पहुंचता है और वहां से अशुद्ध रक्त कोशिकाओं तथा शिराओं से होता हुआ हृदय से वापस आ जाता है। इस क्रिया को रक्त का परिसंचरण कहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। पेड़ तथा पौधों में परिवहन के लिए दो तरह के ऊतक होते हैं। ये है जाइलम तथा फ्लोएम। ये दोनों ऊतक मिलकर पौधों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक, पत्तियों से जहाँ पर पौधा द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। पादपों के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल का परिवहन, मूल रोम जल का अवशोषण, फ्लोएम भोजन का परिवहन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पादपों में अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में वातावरण में निष्कासित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित होता है। विशाल वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार से होता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। जड़ों में उपस्थित मूल रोम जल से घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। पादपों में जल एवं पोषक तत्व के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है जो संवहन ऊतक का निर्माण करती है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जाइलम नामक संवहन ऊतक होता है। पत्तियों में बने भोजन का संवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक द्वारा होता है। वृक्क जब किसी कारणवश कार्य करना बंद कर देते हैं तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त का छनन किया जाता है। इस विधि को अपवहन या डायलिसिस कहते हैं। अन्य जंतुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। मछली जैसे जलीय जंतु अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अर्धघन यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव में रक्त को छानने के लिए दो वृक्क उपस्थित होते हैं। जब रक्त इनमें से जाता है तो उसके उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में वृक्क से होकर मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है जहाँ यह एकत्रित हो जाता है। यहाँ से मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। गर्मियों में हमें पसीना आता है। पसीने में जल और लवण होते हैं। अनावश्यक जल एवं लवण पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। स्पंजी और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके लिए भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है।
जंतुओं में उत्सर्जन। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश यह विषाक्त होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। हृदय। हृदय कार्डिक मांसपेशियों का बना वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त उपस्थित होता है। इसे अलग रखने के लिए हृदय 4 कक्षों में बांटा जाता है। ऊपरी कक्ष अलिंद और निचले 2 कक्ष से निलय कहलाता है। हृदय स्पंदन। हृदय के कक्ष में भित्तियां पेशियों की बनी होती है। यह पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांतित करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाती है। हृदय स्पंदन को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में से एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बनाती है। स्पंदन दर। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 72 से 80 स्पंदन करता है। कोशिकाएं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि फेफड़ों से वापस हृदय में लाती है। रक्त वाहिनियाँ। मनुष्य के शरीर में रक्त के परिवहन के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और सिरा। धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय तक लाती है। इसकी भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती है। रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन लाल वर्णक पाया जाता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को संयुक्त करके उसका परिवहन सभी अंगों तक करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में बाहर से आए रोगाणु को नष्ट करती है। प्लेट्स। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त एक संयोजी तरल पदार्थ है जो वाहिनियों में प्रवाहित होता है। फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन को भी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। रक्त एक तरल पदार्थ प्लाज्मा का बना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है।